Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another topic which is relationship between cell structure and function. जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं. क्वेश्चन कैन बी राइज इज दैट जितने भी सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ज़्यादातर सेल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनका फंक्शन जो है वो भी डिफरेंट होता है. अब ये है कि ये सारे सेल्स जो है उनका स्ट्रक्चर एक जैसे क्यों नहीं है. ठीक है, अगर हम ले लेते हैं हार्ट को, तो हार्ट का फंक्शन एक है, किडनी का दूसरा फंक्शन है, लीवर का तीसरा फंक्शन है, उसका मतलब अलग अलग फंक्शन है उसके. ब्रेन अलग फंक्शन करता है, लंग्स के अलग फंक्शंस हैं. सो इस तरह से जो लिविंग सिस्टम है वो लिविंग सिस्टम इन फंक्शन की वजह से, इनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से जो है लिविंग सिस्टम वो मेंटेन होता है. इसी तरह से अगर ये सेल्स, ये सारे सेल जो है एक तरह के हो, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो, तो फिर उस सेम स्ट्रक्चर की वजह से एक फंक्शन तो हो सकता है, दूसरा फंक्शन नहीं हो सकता. आगे जो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्लियर हो जाएगा. 3-4 एग्जांपल्स हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज़ रूट हेयर सेल्स, कि रूट हेयर्स जो है उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अगर वो स्ट्रक्चर जो है वो नहीं मेंटेन नहीं रहता तो फिर जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, वो किस तरह से पॉसिबल है या कि नहीं है. ठीक है, या इस तरह से जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर अगर उस डीनेचर हो जाए, डिस्ट्रक्चर हो जाए, मतलब अगर उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए तो फिर वो फंक्शन जो है नहीं कर सकता. ठीक है, इस तरह से दूसरे जो सेल्स है, जो जाइलम वेसल्स है, जो पाइप की तरह है, अगर वो ट्रांसपोर्ट करता है उस पाइप स्ट्रक्चर की वजह से, अगर ये पाइप वाला स्ट्रक्चर जो है ये ख़त्म हो जाए और ये आरबीसी की तरह सेल बन जाए तो फिर ये वाटर के ट्रांसपोर्ट जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगी. ठीक है, इसीलिए जो सेल्स है वो अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफाइड है कि वो ख़ास सेल जो है एक ख़ास फंक्शन कर सकता है, वो किसी दूसरे ऑर्गन का फंक्शन नहीं कर सकता. ठीक है, सो the very first example is the root hair cells. ठीक है, this one is root hair. ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या कनेक्शन है. अगर ये स्ट्रक्चर ना हो तो फिर फंक्शन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा. लेट्स सी, these are the epidermal cells of the root. रूट में एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल है. ठीक है, इसमें से मैं एक हाईलाइट करता हूँ. ये रूट हेयर जो है याद रखनी है कि दिस इज़ यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल्ड है. ठीक है, दिस इज़ सिंगल सेल्ड, ये एलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है. अब ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है. यहाँ पर फॉर एग्जांपल दीज आर द साइल पार्टिकल. ठीक है, दीज आर द साइल पार्टिकल. इसने यहाँ पर ये सारे के जो है ऐसे मौजूद है, साइल पार्टिकल है, इसके साथ इसके अंदर जो है वाटर, मिनरल साल्ट्स वगैरह वगैरह जो है वो मौजूद हैं. ठीक है, ये दीज आर फॉर एग्जांपल वाटर, साल्ट्स, मिनरल आयन एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो कि साइल के अंदर मौजूद होते हैं. अब अगर ये स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ना हो तो फिर जो एब्जॉर्प्शन है इन सेल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन शायद हो सकती है, लेकिन जो लार्ज सरफेस एरिया है ये इलांगेट हो जाते हैं. ये जो एपिडर्मल सेल है रूट हेयर के वो इलांगेट हो जाते हैं. जब वो इलांगेट हो जाते हैं तो ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा. जब स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है तो इसके लिए फिर जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और प्लांट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है. अगर ये इस तरह के स्ट्रक्चर का होता जस्ट लाइक द अदर एपिडर्मल सेल्स तो फिर ये अपना फंक्शन जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता था. लेकिन क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो अडॉप्टेड है टू दिस फंक्शन, लिहाजा ये स्ट्रक्चर क्या हो गया है, ये एक्सटेंड हो गया, इलांगेट हो गया है और इस इलांगेशन की वजह से ये अपना फंक्शन जो है अच्छी तरह से कर सकता है. सो जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है फिर इसके बाद जो है यहाँ पर दूसरे सेल्स होते हैं, कार्टिक सेल्स है, कार्टिकल सेल्स है. ठीक है, ये दूसरा रीजन है, तीसरा रीजन है. और यहाँ पर आखिर में जो जाइलम होते हैं, जाइलम में ये पानी चला जाता है और पानी यहाँ से इन पाइप्स के थ्रू फिर जो अपर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ तक ये पानी जो है वो पहुँच जाता है. लेकिन असल मतलब ये है कि अगर इसका ये स्ट्रक्चर ना होता
तो फिर यहाँ पर इसका जो फंक्शन है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से ना होता या बिल्कुल ना होता। ठीक है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर लार्ज सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल साल्ट, जो भी चीज़ उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये लार्ज सरफेस एरिया उसके लिए क्या है, एक आसानी पैदा करती है उस प्रोसेस के लिए कि ताकि वो पानी या साल्ट्स, मिनरल आइंस वगैरह जो है वो आसानी से सॉइल से एब्जॉर्ब हो। और फिर क्या है कि जब वो एब्जॉर्ब होते हैं तो फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के थ्रू ये जो है वास्कुलर बंडल तक पहुँच जाते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल कि इसका ये स्ट्रक्चर जो है इसके फंक्शन के साथ रिलेटेड है। अगर ये स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाए, डिग्रेड हो जाए, तो फिर ये जो फंक्शन है ये अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट, दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ रेड ब्लड सेल। ठीक है, जिसको हम आरबीसी कहते हैं। ठीक है, या इनको कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, दैट दिस रूट हेयर का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, साल्ट्स, आयंस एटसेट्रा। ठीक है, अब जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से है वो अंदर चला जाता है टुवर्ड द लंग्स। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन चला जाता है। जब हमारे सेल्स रिस्पिरेशन कर लेते हैं तो उस रिस्पिरेशन के रिजल्ट में, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, ठीक है, और इसमें रिस्पिरेशन होती है तो रिस्पिरेशन के रिजल्ट में इस सेल में क्या बन जाता है, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में दोबारा आ जाता है, इस सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाएगा और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब हम इनहेलेशन कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं, तो उससे ऑक्सीजन जो है वो अंदर चला जाता है। जब वो इधर आ जाएगा तो यहाँ पर ये आरबीसी मौजूद है। ठीक है, जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ये डोनट शेप होता है, राउंडेड इन शेप। ठीक है, डोनट शेप होता है, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका सेंटर जो है वो थोड़ा सा प्रेस होता है, बिल्कुल खाली नहीं होता। ठीक है, डोनट की तरह खाली नहीं है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो डोनट की तरह होता है, लेकिन इसका सेंटर जो है वो बिल्कुल खाली नहीं होता। जो टॉपी होती है मोस्टली स्क्वाश टाइप, तो उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल इसी तरह का होता है। इसको अगर हम काट लेते हैं तो फिर बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर जो है ऐसे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हमें नज़र आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। ठीक है, उस हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो जाते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। इसका ये स्ट्रक्चर क्या है, डोनट स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि जब ये ब्लड वेसल्स में मूवमेंट करता है, ये आरबीसीज है, तो आरबीसीज जब ब्लड वेसल्स में मूवमेंट करते हैं तो ये डोनट शेप जो है इस स्ट्रक्चर की वजह से इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे सेल्स होते हैं और ये सेल्स आसानी के साथ इसमें मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जब इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहती है, जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहती है। अगर ये स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है, आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया के जिसमें जो ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल दरांती की तरह हो जाता है, वो सिकल शेप बन जाता है, तो उस वक्त ये जो है ये ब्लॉकेज काज कर देता है इन ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से ब्लड की फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, सो इसका जो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो प्रोटीन है हेमोग्लोबिन, जो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लेकर यहाँ पर इस सेल में आएगा। अब जब सेल के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जब उसकी रिस्पिरेशन होती है तो रिस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से इस हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर इसे लंग्स में आ जाएगा और इसके बाद हम एक्सहेलेशन कर लेते हैं। सो अगर ये डोनट शेप या ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर ना हो तो फिर ये जो ब्लड फ्लो है इन द ब्लड वेसल्स वो फिर मेंटेन आसानी से नहीं होती, उसमें फिर मुश्किलात होती
होती है, और कभी कभार जब ये चेंज हो जाता है, सिकल शेप बन जाता है, तो फिर वहाँ पर जो आर्टरी है या जो भी जहाँ पर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वेन है, वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, और फिर इससे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जो है वो पैदा होते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये आरबीसी के लिए ज़रूरी है। आरबीसी का अगर ये स्ट्रक्चर ना हो तो फिर ब्लड फ्लो जो है वो आसानी से नहीं होते, और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है वो आसानी से पॉसिबल नहीं होगी, और फिर उसमें मसले आ जाते हैं। सो this is another example. The third example which is given in the book is xylem vessels. जो xylem vessels है, ठीक है, वो vessels xylem vessels. Third one is xylem vessels. ठीक है, हम जब घरों में पानी पहुंचाना है हमने, तो पाइप्स के थ्रू पहुंचाते हैं, ठीक है, मोस्टली पाइप के थ्रू पहुंचाते हैं। अगर कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है, पाइप्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर नॉर्मल तरीका है, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, पाइप्स के थ्रू हम पानी पहुंचाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो जो पाइप्स होते हैं उनके बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 पाइप्स हैं, देयर आर 2 पाइप्स, ठीक है, तो हम इनको तो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई क्रॉस वॉल जो है वो मौजूद नहीं होता। अगर कोई क्रॉस वॉल आ जाता है यहाँ पर, तो पानी की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है। या जिस तरह द सीव ट्यूब या फ्लोएम जो सेल्स होते हैं, उसमें यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, सीव प्लेट जिनको कहते हैं। तो अगर वो मूवमेंट हो, अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो, तो फिर ये जो वाटर की मूवमेंट है, ये वाटर की मूवमेंट पॉसिबल नहीं रहेगी, या इसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी। लिहाजा जो xylem vessels होते हैं वो इंड टू इंड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज वन टाइप ऑफ द वन xylem vessel, ठीक है, ऐसे ये दूसरा है, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं विदाउट एनी क्रॉस वॉल। सो जब पानी यहाँ से रूट से एब्जॉर्ब होकर चला जाता है, तो आसानी के साथ यहाँ से ऊपर फ्रॉम द बॉटम वो टॉप तक आसानी से पहुँच सकता है। सो इसीलिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, अब अगर पानी के लिए फॉर एग्जाम्पल जो डोनट शेप स्ट्रक्चर है, जो आरबीसी वाला है, इसी तरह का एक सेल हो, तो उसमें तो आसानी से ये मूवमेंट नहीं हो सकेगी। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, या जो जिसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है, तो वो यहाँ पर इसमें अच्छी तरीके से फिर नहीं हो सकती, या बिल्कुल नहीं हो सकती। लिहाजा इसके लिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एडॉप्टेड है, मॉडिफाइड है, कि ये स्ट्रक्चर xylem vessel जब एडॉप्ट करता है, तो फिर इसमें वाटर जो है वो आसानी के साथ नीचे से फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द रूट्स, वो अपर पार्ट तक जो है वो पहुंच सकता है। सो this is another example of the this topic, that the relationship between the structure and function of the cell. अगर ये structures ना हो तो सेल अपना फंक्शन जो है वो आसानी के साथ नहीं कर सकेगा, और इसमें फिर डिफिकल्टीज जो है वो आते हैं, ठीक है। सो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सेल इज ओपन ऑर्गन सिस्टम। सेल इज ओपन ऑर्गन सिस्टम। सेल इज ओपन ऑर्गन सिस्टम या ओपन सिस्टम, ठीक है, रादर ओपन सिस्टम। सेल क्या है, एक सेल को जब हम देखते हैं, तो सेल के अंदर ढेर सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती है, ढेर सारे एक्सक्रीटरी एक्टिविटीज़ भी होती है, इसके अलावा ग्रोथ भी होता है, उसमें रिप्रोडक्शन भी होती है, उसमें ढेर सारे फंक्शन जो है वो होते हैं। वो सेल क्या है, ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किसी भी दूसरे सिस्टम के साथ या किसी भी दूसरे सेल के साथ ये कनेक्ट, ये आपस में तो मौजूद होते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं बिल्कुल। इसका अपना फंक्शन है, इसका क्या है, अपना फंक्शन है। जितने भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिस्पिरेशन होती है, या ग्रोथ होती है, जो सिक्रीशन है, या कोई दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, या ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, तो सारे के सारे फंक्शन जो है ये क्या कर सकता है, ये सेल खुद ब खुद करेगा, अपने लिए अपना खुद करेगा, जो भी काम है वो अपना खुद करेगा। यहाँ इसको क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं, कि ये बिल्कुल ओपन सिस्टम है, दूसरे सिस्टम से, अपने सराउंडिंग से बिल्कुल अलग थलग है। एक सेल जब बॉडी के अंदर मौजूद है, टिश्यू के अंदर मौजूद है, तो दूसरे सेल जो काम कर रहे होते हैं वो पहला वाला सेल भी करेगा, पहला वाला सेल जो दूसरा जो काम कर रहा है वो दूसरे सेल भी करते हैं। लिहाजा यहाँ पर सेल जो है वो बिल्कुल एक अलग तलग एंटिटी है, एक अलग तलग यूनिट है। वो ग्रुप में तो काम करते हैं, मतलब टिश्यूज़ के फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं, ऑर्गन के फॉर्म में मौजूद है, लेकिन जब फंक्शन की बात आती है तो हर एक सेल जो है अपना फंक्शन अलग अलग से करेगा, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। सो इसलिए हम अगर इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ उनके लिए रिक्वायर्ड है वो एक ही सेल परफॉर्म करता है। लिहाजा सेल जो है एक ओपन सिस्टम है कि सेल अपनी एक्टिविटीज जो है वो खुद करता है, अपने सराउंडिंग से बिल्कुल वो क्या होता है, अलग तलग होता है। सो दिस इज नोन एज दैट
cell is open organ system. So this is all about the structure, the relationship between structure and function. अब ये एक से इस इन दोनों का क्या रिलेशन है कि सेल जो है वो अपने स्ट्रक्चर, एक खास स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन का अपना एक फंक्शन है, वो अपना फंक्शन उसी स्ट्रक्चर के लिहाज से करता है, और हर एक न्यूरॉन अपना फंक्शन करता है, किसी दूसरे का कोई मतलब कोई किडनी वाला फंक्शन जो है वो नहीं करता, या हार्ट वाला फंक्शन जो है वो नहीं करता। वो न्यूरॉन सिर्फ जो नर्वस सिस्टम है वही वाला फंक्शन करता है, या किडनी जो है नेफ्रॉन है वो न्यूरॉन वाला स्ट्रक्चर जो है या वो न्यूरॉन वाला जो फंक्शन है वो नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली क्या होते हैं, अलग थलग होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द cell structure, the relationship between the structure and function of the cell. Thank you.